वेलकम टू दिस चैनल सविता ट्यूटोरियल्स। हेलो एवरीवन, आई एम सविता शर्मा। आज हम DC1 से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ऑलरेडी मेरे चैनल पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर है उन पर बेस्ड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस मेरे चैनल पे आपको मिलेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा आपको। और इन क्वेश्चन को आप ज़रूर देखिए, इससे एग्ज़ाम में आपके बहुत हेल्प होगी और आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आप किस तरह से इन क्वेश्चंस को बना सकते हैं, कितने मार्क्स को एरी करते हैं और किस तरह का आपका क्वेश्चन पेपर होगा। तो इस तरह के जो है सभी क्वेश्चनों के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सविता ट्यूटोरियल्स को, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे और इजी नोट्स के वीडियोस लाती रहूं। आज का ये जो क्वेश्चन है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से ही लिया गया है। इस क्वेश्चन को देखते हैं कि किस तरह से आप इसको बना सकते हैं। और ये क्वेश्चन है आपका, स्वसंकल्पना से आप क्या समझते हैं? छोटे बच्चे स्वसंकल्पना कैसे विकसित करते हैं? तो स्वसंकल्पना का पहले हमने अर्थ देना है कि स्वसंकल्पना से हम क्या समझते हैं और बाद में फिर छोटे बच्चों पर ये किस तरह से स्वसंकल्पना विकसित होती है, कैसे विकसित करते हैं, ये बताएंगे। तो स्वसंकल्पना का अर्थ है अपने गुणों के प्रति जागरूक, अपने विचारों अर्थात स्वयं के बारे में जानना। हम अपने विचारों और गुणों के बारे में जो भी सोचते हैं स्वसंकल्पना के अंतर्गत आते हैं। व्यक्ति की अपने बारे में जो स्वसंकल्पना होती है, जैसे कि उसके शारीरिक गुण, उसकी पसंद नापसंद, ये सब स्वसंकल्पना के हिस्से हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो भी हम अपने बारे में जानते हैं, अपने बारे में जो भी अवेयरनेस है हमारी कि हमें क्या अच्छा लगता है, हमारा कद कितना है, हम में कितनी योग्यता है, हम कितना कर सकते हैं, ये सभी कुछ ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये स्वसंकल्पना के अंतर्गत आते हैं। लिंग संकल्पना, लिंग संकल्पना भी जो स्वसंकल्पना का ही एक अभिन्न अंग है। लिंग संकल्पना में क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है वो उसे ये समझ होती है कि वह लड़का है या लड़की, इस तरह के कॉन्सेप्ट जो है उनके क्लियर होते हैं। स्वमान्यता, स्वमान्यता का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू स्वसंकल्पना का एक दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है स्वमान्यता। यह भी स्वसंकल्पना का एक अभिन्न अंग है जिसमें व्यक्ति अपने गुणों, अपने निर्धारित मानकों के अनुसार स्वयं के बारे में निर्णय लेते हैं। जैसे कि कुछ भी मानक बना के रखे हैं तो उसके अनुसार जो है वो अपने लिए निर्णय लेते हैं। स्वमान्यता व्यक्ति के स्वमूल्यांकन पर आधारित है। अपना मूल्यांकन करना कि मैं अपना मूल्यांकन करना होता है कि जैसे कि मैं कितना योग्य हूँ, कितना एक मुझ में योग्यता है, कितना मैं कर सकता हूँ, ये सारे जो चीज़ें होती है इससे अपना मूल्यांकन करता है व्यक्ति। और अपने जो है ये सब जो है स्वमान्यता के अंतर्गत आता है। यदि व्यक्ति अपने बनाए मानकों में स्वयं को पूरा पाता है, मतलब पूरा कर लेता है अपने बनाए हुए मानकों में, तो उसकी जो स्वमान्यता है वो ऊंची होती है और सकारात्मक होती है। तो स्वमान्यता कैसी होगी उसकी? ऊंची। अगर अपने बनाए हुए मानकों में वो अपने आप को पूरा कर लेता है तो वो उसकी संकल्पना ऊंची होती जाती है, स्वमान्यता ऊंची होती जाती है, सकारात्मक होती जाती है। इसको और डिटेल में पूरे क्वेश्चन में समझेंगे और ये क्वेश्चन आपको समझ आएगा। ऐसे व्यक्ति स्वयं से संतुष्ट रहते हैं जिनमें स्वमान्यता ऊंची होती है ना, और जो सकारात्मक होते हैं उनमें जो है वो ऐसे व्यक्ति स्वयं से संतुष्ट रहते हैं। ठीक है। और स्वमान्यता में दूसरों की तुलना में अपना मूल्यांकन करना, जैसे अपना तो एक तो पहले तो अपना मूल्यांकन तो करना ही है, अपना मूल्यांकन करना। दूसरा दूसरों की तुलना में भी अपना मूल्यांकन करना, मतलब एक दूसरे से तुलना करना कि जैसे कि मैं उसके तरह अच्छा गाना गा सकता हूँ, इस तरह के क्वेश्चन आना, ये भी एक अपना मूल्यांकन करना है दूसरों की तुलना में। यदि व्यक्ति की स्वमान्यता सकारात्मक है तो व्यक्ति उच्च स्व संकल्पना उभरती है, तो उसमें व्यक्ति में उच्च स्व संकल्पना उभरती है। और सकारात्मक मान्यता जो है उच्च स्व संकल्पना की ओर ले जाती है, मतलब जिसमें सकारात्मक स्वमान्यता होगी तो उसकी स्व संकल्पना जो है ऊंची होती है। अब देखो, स्व संकल्पना और व्यवहार आपस में कनेक्टेड है।
स्वसंकल्पना और व्यवहार। स्वसंकल्पना और व्यवहार, देखो ये एक तरह से चक्र बनता जाता है। जैसे कि स्वसंकल्पना व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती है। व्यक्ति अपने स्वसंकल्पना के अनुरूप ही व्यवहार करता है। जिस प्रकार का वह व्यवहार करता है उससे उसकी स्वसंकल्पना और दृढ़ होती है और वह दोबारा उसी प्रकार का व्यवहार करता है। मतलब पहले तो उसकी स्वसंकल्पना होती है, और जिसकी अच्छी स्वसंकल्पना होगी, ऊंची सकारात्मक स्वसंकल्पना होगी, तो वो व्यक्ति की दूसरे के साथ भी व्यवहार भी अच्छा करेगा और इससे उसका रिलेशन और दूसरे के साथ अच्छा बनेगा। तो फिर से उसकी स्वसंकल्पना और दृढ़ होती जाएगी और फिर से उसकी स्वसंकल्पना जब दृढ़ होगी तो फिर से वो अच्छा व्यवहार करेगा। तो इस तरह से एक चक्र सा बनता जाता है व्यवहार और स्वसंकल्पना का। सकारात्मक स्वसंकल्पना जिन व्यक्तियों में पाई जाती है वो जीवन की चुनौतियों का सामना करने में अधिक सक्षम होते हैं, परंतु निम्न स्वसंकल्पना वाले व्यक्ति असफलता सहन नहीं कर सकते हैं। स्वसंकल्पना में वास्तविक मूल्यांकन व धारणाएं भी शामिल है। मतलब जो स्वसंकल्पना होती है ना कि हम इतना कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ जो है वास्तविक होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि कल्पनाशील हो कि हाँ इतना कर सकते पर उसमें उतनी योग्यता ना हो, असलियत में उसकी में वास्तविक रूप में इतनी योग्यता ना हो, तो ये नहीं होना चाहिए। स्वसंकल्पना जो होनी चाहिए वास्तविक रूप में जो है होनी चाहिए। अब देखिए ये तो हो गया स्वसंकल्पना। आई होप आपको स्वसंकल्पना क्लियर है। स्वसंकल्पना का अर्थ अपने आप को जानना, अपने प्रति जागरूक रहना, अपने गुणों को समझना, अपने में जो भी पसंद नापसंद है और अपने जो कर सकने की योग्यता है वो समझना, कितनी एक योग्यता है, ये सारा कुछ स्वसंकल्पना के अंतर्गत आता है। इसके अलावा लिंग संकल्पना भी आती है, लड़का है या लड़की, ये चीज़ समझ आना, ये चीज़ क्लियर होना कॉन्सेप्ट। इसके अलावा स्वमान्यता, स्वमान्यता भी एक स्वसंकल्पना का हिस्सा है। स्वमान्यता में क्या होता है कि जो एक निर्धारित मानक रखा होता है उसने कि मुझे इतना तो करना है, ऐसा व्यवहार करना है लोगों के साथ, या फिर मुझे इतनी पढ़ाई करनी है, इतना मुझे ये चूज़ करना है, ये स्वमान्यता के अंतर्गत आता है। अपने अनुसार हम मानक बना लेते हैं और उसको फिर पाने की कोशिश करते हैं और अपना मूल्यांकन करते हैं कि क्या मैं उसको कर सकता हूँ, उतना योग्य बन सकता हूँ, उसमें मुझ में उतनी योग्यता है। ये सब स्वमान्यता है और स्वसंकल्पना का एक हिस्सा है। इसके अलावा जो है स्वमान्यता में हम दूसरों के साथ भी अपना मूल्यांकन करते हैं, तुलना करते हैं। जैसे कि वह उतना अच्छा गाती है तो क्या भी मैं भी उतना अच्छा गा सकती हूँ, या वो इतना अच्छा पेंटिंग करती है, चित्र बनाती है, तो क्या मैं भी वैसा बना सकती हूँ। तो दूसरों के साथ भी अपना मूल्यांकन करना भी एक स्वमान्यता का हिस्सा है। और स्वमान्यता, अब इसमें एक चीज़ ये है कि जितनी स्वमान्यता सकारात्मक होगी तो स्वसंकल्पना भी उतनी ही ऊंची होती जाएगी। अपने बारे में जितनी अपनी मान्यता, अपनी योग्यता हमारे को समझ आएगी, जितनी अच्छी हम कर पाएंगे। जैसे कि हमने कोई चीज़ सोची कितना करना है और हम कर जाते हैं तो हमारी स्व मान्यता ऊंची हो जाती है। तो इससे क्या होता है, हमारा स्व संकल्पना जो है ये सकारात्मक होती जाती है और हम और अच्छा करते जाते हैं। अगर हम जो चीज़ हमने मानक रखे हैं वो हम नहीं कर पाते हैं तो हमारी जो स्व संकल्पना है, स्व मान्यता है, वो निम्न स्तर की हो जाती है और इससे फिर स्व संकल्पना भी नकारात्मक और निम्न स्तर की होती जाती है। इसके अलावा स्व संकल्पना और व्यवहार का बताया मैंने कि किस तरह से व्यवहार कनेक्टेड है, कि जो स्व संकल्पना जिसकी अगर अच्छी सकारात्मक होगी तो उसका व्यवहार भी अच्छा सकारात्मक होगा। अब जो अच्छा व्यवहार करेगा तो फिर उसका रिलेशन भी अच्छा होगा, संबंध अच्छा होगा किसी के साथ, तो फिर उसको फिर से उसकी स्वसंकल्पना और ज़्यादा अच्छी सकारात्मक होती जाती है। फिर स्वसंकल्पना उसकी सकारात्मक होगी तो फिर से अच्छा व्यवहार करेगा, अच्छा व्यवहार करेगा तो स्वसंकल्पना और अच्छी हो जाएगी। तो ये आपस में फिर से ऐसे चक्र सा बनता जाता है। अब आ गई आपकी बच्चों में स्वसंकल्पना विकसित होना। तो बच्चों में जो स्वसंकल्पना की नींव है बचपन के प्रारंभिक वर्षों में पड़ जाती है। जो शुरुआती अर्ली चाइल्डहुड है उसमें ही इसकी नींव पड़ जाती है। उसमें क्या होता है कि बच्चा ये समझ पाता है कि मैं दूसरे बच्चे से भिन्न हूँ या अलग हूँ। यह बच्चे में जब समझ आती है तो ये स्वसंकल्पना विकसित होने का प्रथम चरण होता है। पहले तो सबसे पहले प्रथम चरण मतलब सबसे पहले उन्हें ये समझ आती है बात कि हाँ मैं दूसरे बच्चे से डिफरेंट हूँ, मैं अलग हूँ, भिन्न हूँ। तो ये प्रथम चरण है स्वसंकल्पना का। ठीक है।
तो बच्चों में स्वयं को दूसरों से अलग समझने के लक्षण, शीशे में स्वयं को पहचानना है। एक 21 माह से 24 माह की आयु वर्ग के बच्चे शीशे में स्वयं को देखकर स्वयं का नाम ही पुकारते हैं। तो सबसे पहले जो एक हमें समझ आती है बात कि हाँ ये बच्चा दूसरे से अलग है, मैं दूसरों से अलग हूँ, बच्चा अपने आप को समझता है कि मैं दूसरे से अलग हूँ। तो वो कब समझ आता है हमें, जब वो बच्चे शीशे में देखकर अपना नाम खुद पुकारता है, कि वो ये आयु होती है 21 से 24 माह की आयु। बच्चों का दूसरों के साथ अंतःक्रिया तथा वस्तुओं के साथ खेलने और स्वयं का अन्वेषण करने के स्वयं के प्रति बोध विकसित होने लगता है। इस लाइन का मतलब है कि जितना बच्चा अब दूसरों के साथ अंतःक्रिया करेगा, दूसरों के साथ खेलेगा, संबंध बनाएगा और अपने शरीर के बारे में जितना बच्चा अन्वेषण का खोज करता जाएगा, उतना ही जो है अपने बारे में वो समझता जाएगा और अपने प्रति जो है उसकी जो समझ है वो विकसित होती जाएगी, स्व संकल्पना उसकी विकसित होती जाएगी। लिंग संकल्पना का विकास बच्चों में 3 चरण में आता है। 3 चरण में आता है। लिंग संकल्पना एकदम से नहीं होता है उनकी, उसमें सबसे पहले तो वो ये समझते हैं कि जो दूसरा आदमी है जिससे वो बात कर रहा है वो स्त्री है या पुरुष है। ये बात उसको 15 से 18 माह की आयु में पता चल जाती है। ये एक शोध किया गया है बच्चों में, उसके द्वारा ये किताब में लिखा गया है कि 15 से 18 माह की आयु में बच्चों में समझ आ जाती है कि जो दूसरा व्यक्ति है वो स्त्री है या पुरुष है। और ये बेसिक आइडिया वो उस व्यक्ति के कपड़े और बालों को देखकर ही लगाते हैं कि उसने कपड़े, अगर उसने पैंट शर्ट पहनी है, बाल छोटे हैं, तो उस तरह से मूछें हैं, तो वो फिर पता है उसको कि ये पुरुष है। 2 वर्ष के बच्चे अपने लिंग को पहचान सकते हैं और 2.5 से 3 वर्ष के बच्चे अधिकतर दूसरों के लिंग को ठीक से पहचान जाते हैं। अब 2.5 से 3 साल का बच्चा है तो उसको पूरा क्लियर है, उसको ये नहीं कि बाल देखकर कपड़े देखकर नहीं, उसको क्लियर हो जाता है कि स्त्री और पुरुष में। और यह समझ कि लिंग स्थिर रहता है, लिंग कभी चेंज नहीं होता, ये समझ उनको शाला पूर्व वर्षों में विकसित होती है। मतलब शाला पूर्व जो वर्ष होते हैं उनकी, जब वो स्कूल जाने से पहले के वर्ष जो होते हैं उसमें उनका ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि ये चीज़ स्थिर रहती है। तो ये क्वेश्चन था आपका। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।